उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वो दरअसल रकम पर ना चौंका था, बल्कि वो इसलिए चौंका था कि वो 100 रुपए की मालियत का तयन करना चाहता था। चूंकि वो पहली बार पाकिस्तान आया था, इसलिए उसे यहाँ की करेंसी से पूरी तरह वाकिफियत ना थी और अब हिसाब लगाने से उसे महसूस हुआ कि वाकई 100 रुपए तो इंतहाई मामूली रकम है। ठीक है, मैं दे दूंगा, डॉन फ्लॉचर ने कहा और टैक्सी ड्राइवर ने इस वक्त गाड़ी एक शानदार होटल के कंपाउंड गेट में मोड़ दी। होटल का नाम 3 स्टार था। होटल खासा बड़ा था, लेकिन डॉन फ्लॉचर ने महसूस किया कि वहाँ आने जाने वाले खासे आला तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे। पार्किंग में बड़ी बड़ी और जदीद मॉडल की कारों की भरमार थी। टैक्सी पार्किंग में रुक गई। चलिए मैं आपका दाखिला करा दूं जुए खाने में। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर को देखते हुए उससे आप करके कहा। शुक्रिया, ये लो अपना किराया और 100 रुपए काट लो। डॉन फ्लॉचर ने जेब में मौजूद बड़े नोटों की गड्डी में से जेब के अंदर ही से एक नोट खींचकर टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए कहा और टैक्सी ड्राइवर ने सर हिला दिया। फिर उसने नोट जेब में डाला और कुछ छोटी मालियत के नोट निकालकर उन्हें गिना और डॉन फ्लॉचर की तरफ बढ़ा दिए। आइए, टैक्सी ड्राइवर ने दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा और डॉन फ्लॉचर भी कार से नीचे उतर आया। आपका नाम? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। मेरा नाम रशीद है। डॉन फ्लॉचर के जहन में सबसे पहले यही मकामी नाम आया और यही नाम उसने बताया। तो रशीद साहब, बस यही ख्याल रखें कि किसी को पता ना चले कि आपका ताल्लुक अखबार से है और आप जुए खाने पर फीचर लिखना चाहते हैं, वरना आपकी लाश भी होटल से बाहर ना जा सकेगी। इस मामले में ये लोग इंतहाई सख्त हैं। टैक्सी ड्राइवर ने मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए उसे समझाया। तुम फिक्र मत करो, मैं समझता हूँ, डॉन फ्लॉचर ने मुस्कुराते हुए कहा और ड्राइवर ने सर हिला दिया। आगे पीछे चलते हुए वो मेन गेट से हाल में दाखिल हुए। होटल का हाल बहुत वसी और शानदार था और वहाँ खासा रश था। टैक्सी ड्राइवर उसे अपने साथ लिए हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया। आर्नल्ड कहाँ है जॉनी? टैक्सी ड्राइवर ने काउंटर पर खड़े नौजवान से मुखातिब होकर कहा। बॉस, वो कार्ड हाउस में है। क्यों? काउंटर पर खड़े नौजवान ने चौंक कर जवाब दिया। ये मेरे दोस्त हैं, साली शहर से आए हैं। उन्होंने आर्नल्ड के कार्ड हाउस की बड़ी तारीफ सुन रखी है। ये खेलना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आर्नल्ड से कहकर उन्हें कार्ड हाउस भिजवा दूं। टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, तुम्हारे दोस्त हैं तो फिर बॉस के पास जाने की क्या ज़रूरत है? मैं उन्हें कार्ड दे देता हूँ, काउंटर बॉयज ने सुनते हुए कहा। ये तो और भी अच्छी बात है, मेरा वक्त बच जाएगा, मैं ज़रा धंधा कर लूँगा। बेहद शुक्रिया, टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। रशीद साहब, आपको जॉनी कार्ड दे देगा और साथ ही आदमी भी भेज देगा। आप खूब घूम फिरें और जितना जी चाहें खेलें। मुझे इजाज़त दें, मेरा यही धंधे का वक्त है, टैक्सी ड्राइवर ने डॉन फ्लॉचर से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, शुक्रिया, डॉन फ्लॉचर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और टैक्सी ड्राइवर सर हिलाता हुआ वापस गेट की तरफ बढ़ गया। काउंटर बॉय ने उसे सुर्ख रंग का एक कार्ड दिया और फिर एक तरफ खड़े वेटर को बुलाकर उसे डॉन फ्लॉचर को कार्ड हाउस ले जाने की हिदायत की और डॉन फ्लॉचर इस वेटर के साथ जुए खाने की तरफ बढ़ गया, जो होटल के नीचे खुफिया तहखानों में था। समझ नहीं आता कि ये डॉन फ्लॉचर आखिर कहाँ गायब हो गया। दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में बैठे हुए इमरान ने परेशान से लहजे में सामने बैठे हुए ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा। हो सकता है वो बिल्कुल छुप कर बैठ गया हो, बाहर ही ना निकल रहा हो, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ऐसे आदमी खामोश तो नहीं बैठ सकते। उसे बहरहाल इतला तो मिल चुकी होगी कि ना सिर्फ गोल्डन रेंज पोर्शन तबाह होने से बच गया है, बल्कि डायनामाइट के धमाकों से रोशन जंगल भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है। इसके बावजूद वो अगर खामोश बैठा हुआ है तो फिर शायद वो मुझसे भी ज़्यादा अक्लमंद है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी सीक्रेट सर्विस उसे तलाश कर रही है। एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड पर सख्त निगरानी की जा रही है। रोशन जंगल में भी जोसेफ और जवाना मौजूद हैं। आप भी 2 रोज से टाइगर के साथ दारुल हुकूमत के हर होटल और हर जुए खाने चेक कर चुके हैं, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। रशीद को डॉन फ्लॉचर ने खुद MBS सेटिंग सिखाने की कोशिश की थी। MBS सेटिंग ऐसी शार्पिंग है जो आम जुआरी खेल ही नहीं सकता और ना ही आसानी से किसी दूसरे को सिखाई जा सकती है, लेकिन रशीद को इसने शुरू में ही MBS सेटिंग सिखाने की कोशिश की तो उससे मैं समझ गया कि वो वाकई ही शार्पिंग में बेपनाह महारत रखता है और इस कदर महारत रखने वाले शार्पर की नफ्सियात होती है कि वो जुआ खेले बगैर नहीं रह सकता। इसलिए रशीद से इस बात का इल्म होने पर मुझे यकीन था कि मैंने डॉन फ्लॉचर को ट्रेस कर लूंगा। जाहिर है उसे जुए खाना में MBS सेटिंग ही इस्तेमाल करनी है और इस सेटिंग करने वाले शार्पर पर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, इसलिए इसका ट्रेस हो जाना ज़रूरी है। लेकिन मैं 2 रोज से सारे बड़े जुए खाने को चेक कर चुका हूँ, किसी ने इस दौरान ना ही MBS सेटिंग का इस्तेमाल किया है और ना ही ऐसा कोई आदमी नजर आया है जिस पर डॉन फ्लॉचर को शक हो सकता, इमरान ने जवाब दिया। नुमानी की तरफ से भी अभी कोई इतला नहीं मिली। अगर डॉन फ्लॉचर कैसीनो जाता तो नुमानी ज़रूर इतला देता, ब्लैक जीरो ने कहा। जहाँ तक इसकी नफ्सियात समझा हूँ वो हद से ज़्यादा मोहतात
मुजरिम है, कोई मामूली क्लू भी नहीं छोड़ता और रशीद की वजह से उससे ये मालूम हो गया होगा कि उसके मिशन की नाकामी की वजह मैं हूँ और मैं इसे चूंकि कैसीनो में मिल चुका हूँ इसलिए वो मुश्किल ही दोबारा उधर का रुख करे। मेरा ख्याल था कि शायद वो इंतकाम लेने के लिए मुझ पर हमला करे, लेकिन ना ही वो मेरे फ्लैट पर आया है और ना ही उसने किसी और जगह मुझ पर हमला किया है। हालांकि मैं हर जगह अपनी असल शक्ल में रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। फिर उससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो उसकी बात का जवाब देता, मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज़ निकलने लगी। ओह, टाइगर की कॉल है, इमरान ने चौंक कर कहा और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया, क्योंकि इमरान ने यहाँ आते ही ट्रांसमीटर पर वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर ली थी जिस पर टाइगर उसे कॉल करता, क्योंकि उसने टाइगर को यही हिदायत की हुई थी कि वो उससे ट्रांसमीटर पर ही राब्ता कायम करे। इसलिए ट्रांसमीटर पर कॉल होने का इशारा मिलते ही इमरान समझ गया कि कॉल टाइगर की तरफ से है। हेलो, टाइगर कॉलिंग, ओवर। इमरान ने जैसे ही ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया, ट्रांसमीटर से टाइगर की आवाज़ आमद हुई। यस इमरान अटेंडिंग, ओवर। और इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, मैं होटल 3 स्टार से कॉल कर रहा हूँ। यहाँ के जुए खाने में एक अजनबी मुकामी आदमी आया है। उसने मुसलसल 3 बाजियों में MBS सेटिंग इस्तेमाल करते हुए भारी रकम जीत ली है, ओवर। टाइगर ने कहा। ओह, क्या वो मेकअप में है, ओवर। इमरान ने चौंक कर पूछा। नहीं बॉस, मैंने उसे अच्छी तरह चेक किया है, वो मेकअप में नहीं है, लेकिन बहरहाल वो पहले कभी किसी जुए खाने में नजर नहीं आया। और वैसे बॉस, कदोकामत के लिहाज से वो इन डॉल्फ फ्लॉचर से मिलता जुलता है, ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दिया। अब वो कहाँ है, ओवर। इमरान ने पूछा। अभी तो जुए खाने में है, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। तुम इसका ख्याल रखो, मैं खुद आ रहा हूँ। अगर मेरे पहुँचने तक वो चला जाए तो इसका ताकुब होशियारी से करना, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो आपका ख्याल है कि ये डॉन फ्लॉचर हो सकता है, जबकि टाइगर के मुताबिक मेकअप में नहीं है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। डॉन फ्लॉचर से इसका कदोकामत भी मिलता है और उसने मुसलसल 3 बाजियों में MBS सेटिंग भी इस्तेमाल की है। इस हद तक तो मेरा ख्याल है कि टाइगर ने सही आदमी पर हाथ डाला है। अब रह गया मेकअप। तो हो सकता है कि डॉन फ्लॉचर भी अलर्ट कैंप वाले केस के मास्टर की तरह मेकअप में बेपनाह महारत रखता हो। मास्टर के मामले में तो मैं खुद चकरा गया था। टाइगर बेचारा क्या हैसियत रखता है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। इमरान ऑपरेशन रूम से निकला और फिर कार में बैठकर दानिश मंजिल का गेट क्रॉस करता हुआ सड़क पर आया। उसने कार का रुख होटल 3 स्टार की तरफ मोड़ दिया। होटल 3 स्टार शहर के जनूब में बना हुआ था, इसलिए उसे होटल 3 स्टार तक पहुंचते पहुंचते आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया। लेकिन अभी उसने कार होटल 3 स्टार की पार्किंग में पहुंचकर रोकी ही थी कि उसकी कलाई पर ज़रबें लगनी शुरू हो गई। इमरान ने चौंक कर घड़ी को देखा, कॉल टाइगर की तरफ से थी। उसने विंडो बटन दबाकर घड़ी कान से लगा दी। हेलो, टाइगर कॉलिंग, ओवर। घड़ी में से टाइगर की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान अटेंडिंग, कहाँ से बोल रहे हो, इमरान ने घड़ी का मुंह लगाते हुए कहा। बॉस, मैं दानिश कानूनी से बोल रहा हूँ। आपको कॉल करके मैं वापस जुए खाने में जा रहा था कि वो मशकूक आदमी जुए खाने से बाहर निकलता हुआ नजर आया। चनाचा मैंने उसकी निगरानी शुरू कर दी। वो होटल से बाहर आकर एक टैक्सी में बैठ गया और वहाँ से सीधा दानिश कॉलोनी पहुँचा। मैं उसका ताकुब करता रहा। वो दानिश कॉलोनी की कोठी नंबर 17 में गया है। इसने खुद ही फाटक पर लगा हुआ ताला खोला है और अंदर किया। वैसे वो टैक्सी से पहले चौक पर ही उतर गया और वहां से इस वक्त तक रुका रहा जब तक टैक्सी वापस ना चली गई। उसके बाद वो पैदल चलता हुआ कोठी में गया है, ओवर। टाइगर ने कहा। उसे ताकुब का पता तो नहीं चला, इमरान ने तेज लहजे में कहा। ओ नहीं जनाब, मैंने बेहद एहतियात की है। इसके टैक्सी से उतरने के बाद मैं मोटरसाइकिल आगे ले गया था और फिर एक राउंड लगाकर जब मैं वापस आया तो वो मुझे कोठी नंबर 17 का ताला खोलता हुआ दिखाई दिया। मैं रुके बगैर आगे बढ़ गया। उकवी शीशे से मैंने उसे कोठी के अंदर जाते देखा है और अब चौक के करीब से कॉल कर रहा हूँ, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। ओके, तो वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं होटल 3 स्टार पहुँचा ही हूँ कि तुम्हारी कॉल आ गई है, इमरान ने कहा। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया और फिर कार को वो पार्किंग से निकालकर कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ा और फिर उसने कार इस तरफ मोड़ दी जिधर से वो दानिश कॉलोनी पहुँच गया। डॉन फ्लॉचर ने कोर्ट की तमाम जेबों में भरी हुई बड़ी मालियत के नोटों की घड़ियां निकाली और उन्हें ब्रीफ केस में भरना शुरू कर दिया। इसने खासी भारी रकम जीत ली थी। उसे इस जुए खाने का माहौल खासा सही लगा था और यहाँ कोई गुंडागर्दी ना थी और ना ही उसे किसी ने तंग किया। उसका इरादा था कि वो 3 रोज़ वहाँ जाकर इतनी रकम इकट्ठी कर लेगा कि फिर उसे रकम की तरफ से मुकम्मल तौर पर बेफिक्री हो जाएगी। रकम के हसूल के साथ साथ उसने आर्नल्ड का फ़ोन नंबर भी एक वेटर से हासिल कर लिया था। जुए खाने में उसने जिस तरह उसका
इंतजाम देखा था उससे यकीन हो गया था कि आर्नल्ड ना सिर्फ यहाँ का बदमाश है बल्कि वो असूल पसंद आदमी भी है। यही बात उसे पसंद आई थी। अब वो आर्नल्ड से अपने काम के बारे में गुफ्तगू करना चाहता था। एक बार उसे वहीं होटल में ही ख्याल आया था कि वो आर्नल्ड के दफ्तर जाकर उससे बातचीत करे, लेकिन फिर उसने अपनी मोहतात तबीयत की वजह से इरादा बदल दिया। वो सुपर फोन पर आर्नल्ड से बात करना चाहता था और उसे मालूम था कि सुपर फोन पर अगर बात ना भी मिले हो सके तब भी आर्नल्ड या कोई और फोन कॉल की वजह से उसे ट्रेस ना कर सकेगा। रकम ब्रीफ केस में रखकर उसने अलमारी के एक खुफिया खाने से सुपर फोन निकाला और उसे लेकर साथ वाले कमरे में आ गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। क्या मेरी आर्नल्ड से बात हो रही है? डॉन फ्लॉचर ने कहा। वैसे वो आवाज़ बदलने वाला बटन पहले ही प्रेस कर चुका था, इसलिए उसे ये फिक्र ना थी कि वो अपने असल लहजे में बात कर रहा था। हाँ, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं वुड किंग बोल रहा हूँ मिस्टर आर्नल्ड। क्या तुम भारी रकम हासिल करना चाहते हो? डॉन फ्लॉचर ने कहा। क्या मतलब? कैसी भारी रकम और कौन वुड किंग? आर्नल्ड ने तेज लहजे में कहा। मुझे 10 ऐसे अफराद चाहिए मिस्टर आर्नल्ड जो मेरे एक मिशन में काम कर सकें। आदमी मेहनती, निडर और ताबेदार हो। मुआवजा जो तुम चाहोगे मिलेगा। डॉन फ्लॉचर ने कहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम फोन पर ऐसी बातें कर रहे हो? अगर तुम कोई बात करना चाहते हो तो यहाँ होटल में मेरे दफ्तर में आ जाओ, मैं गौर करूंगा तुम्हारा काम हो सकता है या नहीं। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। नॉनसेंस, न जाने अपने आप को क्या समझता है, डॉन फ्लॉचर ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा और रिसीवर को रीडर पर पटक दिया। इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया थे। मेरा ख्याल है मुझे अपने ही आदमी मंगवाना पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, डॉन फ्लॉचर ने होंठ काटते हुए कहा और उसके साथ ही उसने एक बार फिर सुपर फोन उठाया। उसे घुटने पर रखकर उसने उसका रिसीवर कान से लगाकर इस कांधे से एडजस्ट किया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, वीके हेडक्वार्टर। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी और भारी आवाज़ सुनते ही डॉन फ्लॉचर ने आवाज़ बदलने वाले बटन को देखा। बटन ऑन था। उसने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया। हेलो वुड किंग कॉलिंग, डॉन फ्लॉचर ने तहमकाना अंदाज में कहा। ओह यस बॉस, मैं जॉनसन बोल रहा हूँ। इस बार दूसरी तरफ से पतली सी आवाज़ सुनाई दी। जॉनसन, मैं पाकिशिया से बोल रहा हूँ सुपर फोन पर। तुम ऐसा करो कि यहाँ आदमी भिजवा दो, लिस्ट नंबर 3 का सामान भी यहाँ भिजवा दो। यहाँ पहुंचकर वो मुझे सुपर फोन के स्पेशल नंबर पर कॉल कर लेंगे तो मैं उन्हें मज़ीद हदायत दे दूंगा, डॉन फ्लॉचर ने इस तरह तहमकाना लहजे में कहा। लिस्ट नंबर 3, यस बॉस, तो जंगल को आग लगाई है। वैसे बॉस, डिचार्जिंग मशीन मुझे मौसूल हो चुकी है। मैं तो समझा था कि मिशन मुकम्मल हो गया होगा, जॉनसन ने कहा। हाँ, पहले तो वीडी मुकम्मल तौर पर कामयाब रही और मैंने डिचार्जिंग मशीन वापस भिजवा दी, लेकिन फिर हालात ऐसे पैदा हो गए कि पूरा मिशन ही नाकाम हो गया। और ना सिर्फ नाकाम हो गया बल्कि बॉर्चर समेत ग्रुप के तमाम अफराद भी हलाक हो गए, डॉन फ्लॉचर ने कहा। ओ बॉस, बॉर्चर भी, जॉनसन ने पूरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, इसकी हमाकत की वजह से ना सिर्फ मिशन नाकाम हुआ बल्कि वो खुद भी ग्रुप के दूसरे मेंबरों समेत हलाक हो गया। राकेल को उसकी मौत का पैगाम पहुंचा देना और अगर वो मेरी तरफ से परेशान हो तो उसे बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुकम्मल करके मिशन वापस आ जाऊंगा, डॉन फ्लॉचर ने कहा। यस बॉस, जॉनसन ने जवाब दिया। ओके, आदमी लिस्ट 3 के मुताबिक ट्रेन भेजना। अब मिशन हमारी इज्जत का मसला बन चुका है, डॉन फ्लॉचर ने तेज लहजे में कहा। फिक्र ना करे, मैं स्पेशल आदमी भेजूंगा, जॉनसन ने जवाब दिया। ओके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पहुँचना चाहिए, गुड बॉय, डॉन फ्लॉचर ने कहा और रिसीवर को रीडर पर रखकर उसने फ़ोन मेज़ पर रख दिया और फिर एतमीनान भरे अंदाज में खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे पर गहरे एतमीनान था। उसे मालूम था कि उसके आदमी ऐसे मामलों में मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता है, इसलिए उनकी तरफ से हर मिशन हर सूरत कामयाब रहेगा। सोफे से उठकर वो एक बार फिर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने ही लगा था कि मेकअप साफ करने और लिबास बदलकर आराम करने के लिए लेट जाइए कि ऊपर छत पर उसे हल्का सा खटका सुनाई दिया और बुरी तरह चौंक पड़ा। खटका एक बार फिर सुनाई दिया और इस बार खटका पूरी तरह वाज़ेह था और ऊपर छत पर कोई आदमी मौजूद था और वो फर्श को किसी चीज़ से ठोंक रहा था। ओह, ये कौन आ गया है, डॉन फ्लॉचर ने होंठ चबाते हुए कहा और फिर तेज़ी से मुड़कर ड्राइंग रूम में गया। चंद लम्हों बाद वो ड्राइंग रूम से निकला और उसके हाथ में एक स्टेन गन थी। वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और फिर इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया जहां छत मौजूद थी। उसके कदमों से ज़रा सी आवाज़ भी ना उभरी। उसने
सर ऊपर करके कान छत से लगा दिए। यहाँ तो कोई तहखाना भी नहीं है। मेरा ख्याल है टाइगर के वो उन्हें डॉज देकर निकल गया है। एक हल्की सी आवाज़ उसे सुनाई थी और वो पूरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि आवाज़ वो पहचान गया था। ये इस अली इमरान की आवाज़ थी और उसके होंठ पूरी तरह भींच गए। हो सकता है बॉस, वैसे उसने बाहर का ताला खुद खोला था। अगर वो इस कोठी को सिर्फ डॉचिंग के लिए इस्तेमाल करता तो जाहिर है ताले की चाबी तो उसके पास ना होती। एक और आवाज़ सुनाई थी। वो बेहद मोहतात आदमी है और इंतहाई सहीन भी है, इसलिए उसने डॉजिंग के लिए इस कोठी को पहले से हायर किया होगा। ताला खोलते देखकर तुम भी मुतमईन हो गए, वरना जाहिर है तुम्हारे जहन में भी डॉजिंग का ख्याल आ सकता था और तुम फौरन उकब से उसे चेक करते। इमरान ने कहा, ऐसा भी हो सकता है बॉस, वैसे अब मैंने उसे देख लिया है। वो लाजिमन फिर किसी न किसी जुए खाने पर नजर आएगा, फिर मैं वहीं उस पर हाथ डालूंगा। दूसरे आदमी ने कहा, जिसका नाम टाइगर लिया गया था। हो सकता है वो किसी और मेकअप में सामने आए। बहरहाल MBS सेटिंग वो ज़रूर इस्तेमाल करेगा और उसे पकड़ने के लिए यही हमारे पास आखिरी क्लू रह जाएगा। आओ अब चलें, इमरान ने कहा और फिर कदमों की आवाज़ें दूर जाती सुनाई दी। तो तुम मुझे MBS सेटिंग से पहचान गए हो। तुम वाकई ही इंतहाई ख़तरनाक सहन रखते हो। अब तुम्हारी फौरी मौत इंतहाई ज़रूर होगी, डॉन फ्लॉचर ने आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाते हुए कहा। और जब कदमों की आवाज़ मालूम हो गई तो उसने जल्दी से साइड की दीवार पर लगे हुए एक हुक में उंगली डालकर उसे नीचे खींचा तो सीढ़ियों के ऊपर मौजूद फर्श का हिस्सा बगैर आवाज़ के एक तरफ हटता चला गया। तहखाने का यही सिस्टम उसे पसंद आया था और इसीलिए उसने ये कोठी किराए पर ली थी। बाहर से उसे खोलने का सिस्टम बेहद पेचीदा था और इसके लिए कमरे के दरवाजे को 3 बार खोलने और बंद करने के बाद स्विच बोर्ड पर मौजूद एक बटन दबाना पड़ता था, तब तहखाने का रास्ता खुलता था। और इसी वजह से इमरान और उसका साथी इस तहखाने को तलाश ना कर सके थे। बहरहाल फर्श के हटते ही वो तेज़ी से बाहर निकला और फिर दबे कदमों के साथ लेकिन खासी तेज़ रफ्तारी से वो खुले दरवाजे से बाहर राहदारी में आ गया। उसी लम्हे उसे लॉन के आखिरी सिरे पर फाटक की तरफ जाते हुए 2 आदमी दिखाई दिए। वो दोनों ना सिर्फ राहदारी की सीध में थे बल्कि मशीन गन की रेंज में भी थे। उसने आगे बढ़ने की बजाय मशीन गन सीधी की और दूसरे लम्हे ट्रिगर दबा दिया। मशीन गन के रेट के साथ ही उसमें से गोलियों की बौछार निकली और सीधी फाटक की तरफ बढ़ी और डॉन फ्लॉचर का चेहरा फातिहाना अंदाज में चमक उठा। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका चेहरा यखलक बुझ गया जब उसने इन दोनों को यखलक दाएं बाएं छलांगे लगाकर नजरों से ओझल होते देखा। गोलियां सीधी फाटक से जा टकराई थी। ओह, डॉन फ्लॉचर ने कहा और फिर मशीन गन समेत तेजी से आगे की तरफ भागा ताकि राहदारी के आखिर में जाकर इन पर फायर खोले। फायरिंग अलबत्ता उसने रोक दी थी, लेकिन राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंचकर वो रुक गया। इसकी तेज नजरें मिर्च लाइट की तरह बरामदे और पूरे लॉन में घूम रही थी। बरामदे के आगे फाटक और बैरूनी दीवार तक कोई ओट न थी, लेकिन फिर भी वो दोनों उसे कहीं नजर न आ रहे थे। ये कहाँ चले गए हैं? डॉन फ्लॉचर ने हैरत भरे अंदाज में कहा, लेकिन वो आगे ना बढ़ा। दूसरे लम्हे उसकी छठी हिस्स ने यखलक खतरे का अलार्म बजाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे खतरा उसके सर पर पहुंच चुका हो। चनाचा अपनी मोहतात तबीयत की वजह से वो आगे बढ़ने की बजाय बिजली की सी तेजी से वापस पलटा और फिर कमरे में दाखिल होकर उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फुर्ती से काम लेते हुए कमरे के दरवाजे को 3 बार खोला और बंद किया और स्विच बोर्ड का बटन दबाकर दौड़ता हुआ तहखाने की सीढ़ियां उतर गया। उसने चौथी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि छत दोबारा बेआवाज तरीके से मिल गई और डॉन फ्लॉचर ने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया। अब वो महफूज हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतरा और फिर सीढ़ियों के सामने मशीन गन लेकर इस तरह बैठ गया कि उसका रुख सीढ़ियों की तरफ था। अव्वल तो उसे यकीन था कि इमरान और उसका साथी तहखाने का रास्ता किसी हालत में भी ना खोल सकेंगे, लेकिन अगर किसी तरह उन्होंने खोल भी लिया तब भी वो जिंदा तहखाने में उसके पास ना पहुंच सकेंगे। वैसे उसे इन दोनों की बेपनाह फुर्ती पर इंतहाई हैरत हो रही थी। कम से कम उसे इंसानों से इस कदर फुर्ती की तवक्को ना थी, लेकिन जो कुछ हुआ था उसके सामने हुआ था और अब वो सोच रहा था कि उससे खतरा दूर होते ही जल्द अज जल्द ये कोठी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिलहाल खतरा तो बाहर मौजूद ही था और उसे इस खतरे के दूर जाने तक इंतजार करना ही था। इमरान ने हुक्म में ट्रिगर दबाने की हल्की सी आवाज़ सुनते ही बिजली की सी तेज़ी से ना सिर्फ टाइगर को दूसरी तरफ धकेला था बल्कि खुद भी उसने यखलख्त उसकी मुखालिफत सिमत में छलांग लगाई थी। और इस बार वो वाकई ही बेबस किस्मत से बच गए थे, वरना अगर उन्हें एक लम्हे की 1000वें हिस्से की भी देर हो जाती तो मशीन गन की गोलियों का पूरा ब्रस्ट उनकी पुश्त में घुस जाता। छलांग लगाकर जैसे ही उसके कदमों ने ज़मीन पकड़ी उसने एक बार फिर छलांग लगाई और साइड की दीवार के ऊपर होता हुआ कलाबाजी खाकर साइड की गली में जा खड़ा हुआ।
कोठी का रकबा चूंकि कम था, इसलिए वो 2 ही छलांगों में ना सिर्फ दीवार तक पहुंच गया था बल्कि दीवार भी क्रॉस कर गया था। दीवार क्रॉस करके कलाबाजी खाते हुए उसने टाइगर को भी दूसरी तरफ की दीवार क्रॉस करते देख लिया था। उसके जिस्म पर अकड़ आ गई थी और उसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। टाइगर वाकई ही इसका सही शागिर्द साबित हो रहा था। इसका सहन भी इमरान के नक्शे कदम पर चलने लग गया था। जिस तरह इमरान ने सोचा था कि गोलियां राहदारी के अंदर से चलाई गई हैं और चूंकि बरामदे के बाहर कोई औट ना थी, इसलिए उन्हें राहदारी के आखिर से आसानी से निशाना बनाया जा सकता था, जबकि साइडों में होने की वजह से वो राहदारी में मौजूद फायरिंग करने वाले को हिट ना कर सकेंगे। इसने इमरान फौरी बचाव के गर्ज से दीवार क्रॉस कर गया था और यही काम टाइगर ने किया था। इस कॉलोनी में मौजूद कोठियों की तरतीब ऐसी थी कि उसके दोनों अतराफ में गलियां रखी गई थी। इस तरफ की गली चौड़ी जबकि दूसरी तरफ की तंग थी और उकबी तरफ भी चौड़ी गली थी ताकि हमसायों की मुदाखलत से बचकर रहा जा सके। इसलिए इमरान को मालूम था कि टाइगर भी दूसरी तरफ गली में उतर गया होगा। अंदर से दोबारा फायरिंग की आवाज़ सुनाई न दी। इमरान तेज़ी से उकबी तरफ को भागा क्योंकि फायर करने वाला लाजिमन उन्हें तलाश करने के लिए फाटक की तरफ ही आया होगा और फाटक से भी वो आसानी से हिट किए जा सकते थे। इमरान जैसे ही अकबी तरफ पलटा, चंद ही लम्हों बाद टाइगर भी वहां आ गया। इमरान साहब, वहां कोई औट ना थी, इसलिए मैं बाहर कूद गया था, टाइगर ने कदरे शर्मिंदा लहजे में कहा। हालांकि टाइगर को यह सोचना चाहिए था कि इमरान की यहाँ मौजूदगी का भी तो यही मतलब है कि वो भी इसी की तरह गली में कूदा होगा, इसलिए तो बच गए, वरना छुपने की तो वहां जगह ही ना थी और साइड में होने की वजह से राहदारी में मौजूद हमला आवर को हम ख़त्म ना कर सकते थे। बहरहाल अब ये बात तो तय हो गई कि डॉन फ्लॉचर कोठी के अंदर मौजूद है। तुम सामने की तरफ जाओ, कहीं वो फाटक की तरफ से निकलकर फरार ना हो जाए। मैं इस तरह रुकता हूँ, अगर इस तरफ से आया तो मैं उसे संभाल लूँगा, इमरान ने कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया, जबकि इमरान आगे बढ़कर एक तरफ रखे हुए कूड़े के बड़े से ड्रम की ओट में हो गया और फिर उसकी नजरें कूड़े के ड्रम के साथ ही गटर के मेन होल के ढक्कन पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा, लेकिन फिलहाल इसने नजरअंदाज कर दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद उसे गली की नुक्कड़ से टाइगर आता हुआ दिखाई दिया और इमरान उसे देखकर कूड़े के ड्रम की ओट से बाहर आ गया। इमरान साहब, फाटक बंद है, मैंने उछलकर दीवार से भी अंदर देखा है, कोठी इस तरह सुनसान पड़ी है, टाइगर ने करीब आते हुए कहा। ओह, वो फिर इस खुफिया तहखाने में छुप गया होगा, वाकई इस जैसा मोहतात मुजरिम पहले कभी नहीं देखा, इमरान ने कहा। लेकिन तहखाना तो पहले भी ट्रेस नहीं हो सका और अब तो वो तहखाने के अंदर हमारी घात में होगा, टाइगर ने कदरे परेशान से लहजे में कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। तो फिर क्या किया जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कोठी पर फुल रेड होना चाहिए, तभी इस चूहे को बिल से निकाला जा सकेगा, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। तो तुम्हारा मतलब है एक चूहे को बिल से निकालने के लिए मुझे पाकिशिया की पूरी फौज इस कोठी पर चढ़ा देनी चाहिए। अभी तो मैं डॉन फ्लॉचर को एहतियात पसंदी में सबसे ज़्यादा नंबर दे रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तुमसे बहरहाल पीछे है और मैं ऐसी एहतियाती पसंदी को बुज़दिली समझता हूँ, समझे। इमरान का लहजा यकलख्त करख्त हो गया और टाइगर का चेहरा धुआं धुआं सा हो गया। सॉरी बॉस, टाइगर ने सहमे हुए लहजे में कहा। आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा और गटर के मेन होल की तरफ बढ़ गया। उसने झुककर दोनों हाथों से भारी फौलादी ढक्कन को पकड़ा और फिर उसे एक झटके से उठाकर एक तरफ रख दिया। अंदर से बदबू का फपका सा निकला और इमरान बेइख्तियार पीछे हट गया। नाक पर रुमाल बांध लो, इमरान ने कहा और खुद भी जेब से उसने रुमाल निकाला और उसे अपनी नाक पर बांध लिया। लोहे की सीढ़ियां अंदर जा रही थी और गटर बेहद गहरा था, लेकिन अंदर पानी कुछ ज्यादा ना था बल्कि गटर के दरमियान में एक लकीर की सूरत में बह रहा था। साइडें सूखी थी। गटर की गहराई बता रही थी कि ये तहखाने से भी नीचे है, इसलिए वो चूहा मुस्तकिल तहखाने में रह रहा है, वहाँ लाजिमन बाथरूम भी होगा। और मेरा भी यही अंदाज़ा था कि इमरान ने आगे बढ़े हुए कहा और फिर वो ज़रा सा आगे बढ़कर रुक गया। उसे ऊपर से एक बड़ा पाइप नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस जगह से पाइप निकल रहा था वहाँ ऐसे तामीर थी जैसे वहाँ एक छोटा सा हौस बनाया गया हो और इमरान उसे देखते ही उसकी सारी माहियत समझ गया। ना छोटा हौस इसलिए बनाया गया था कि गटर की बोगसली में ना जा सके और गुस्लखाने का पानी पहले इस हौस में जाए और फिर वहाँ से नीचे गटर में जाकर गिरे। इधर नीचे खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारे कांधों पर चढ़ना होगा, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और फिर ऐन उस हौस के नीचे आकर रुक गया। इमरान ने इसके कांधों पर हाथ रखे और फिर यखलख्त उछला और दूसरे लम्हे उसके हाथ तो गटर की दीवार में जा लगे, जबकि उसके दोनों पैर टाइगर के कांधों पर जा पहुंचे थे। टाइगर झटके से लहराया जरूर, लेकिन इसने अपने आप को संभाल लिया। अब इमरान उसके कांधों पर खड़ा था और उसके हाथ इस पाइप के सिरे और होस तक आसानी से जा सकते थे। इसने एक हाथ दीवार पर रखा
और दूसरा हाथ उस चौड़े पाइप को पकड़कर उसे जोर से मुखालिफ सिमत में झटका दिया। हल्की सी कड़कड़ाहट के साथ ही वो पुराना सा पाइप जो कि हौज के सुराख में फिट था टूट गया और इमरान ने उसे दूर पानी में फेंक दिया ताकि उसके गिरने की कम से कम आवाज़ पैदा हो। उसे सबसे ज़्यादा खतरा ये था कि पाइप टूटते ही हौज की तह में मौजूद पानी उन पर आ गिरेगा, लेकिन पाइप का सिरा हौज के अंदर ज़्यादा ऊंचा ना था, इसलिए वो जल्द ही टूट भी गया और इसी वजह से अंदर का पानी भी बरामद ना हुआ था। क्योंकि किनारा उभरा हुआ होता तो पानी इससे टकरा कर रुक जाता, लेकिन पाइप जितने सुराख से वो बाहर हाल अंदर ना जा सकता था। इसलिए उसने इस तरह सुराख में हाथ डाले कि इसके दोनों हाथ सुराख के मुखालिफ सिमतों में जम गए और फिर इमरान ने दोनों हाथों को पूरी कुव्वत से नीचे की तरफ झटका दिया। लेकिन निचली सतह शायद लेंटर से बनी हुई थी और खासी मजबूत थी, लेकिन इमरान देख चुका था कि कोठी खासी पुरानी बनी हुई है, इसलिए लेंटर में अब वो ताकत ना रही होगी जो नए में होती है। इसलिए वो मुसलसल झटके देता रहा। तकरीबन चौथे झटके से हल्की सी कड़कड़ाहट की आवाज़ उभरी और सुराखों की साइडें टूटकर नीचे आ गिरी, लेकिन इनमें से 2 सरिये झांकने लगे। साइडें इतनी टूट गई थी कि अगर सरियों के मुखालिफ सिमतों में मोड़ दिया जाता तो इमरान का जिस्म आसानी से सुराख से निकल सकता था। इमरान ने इन सरियों को मोड़ना शुरू किया और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद वो सरियों को मुखालिफ सिमतों में मोड़ने में कामयाब हो चुका था। सरिये सिर्फ दोनों साइडों में डाले हुए थे, उन्हें क्रॉस की ज़रूरत भी ना रखा गया था। हौज कुछ ज़्यादा ऊंचा ना था और ऊपर मेन होल की तरह का रखा हुआ ढक्कन साफ नजर आ रहा था और जाहिर है यह ढक्कन इस गुस्लखाने के फर्श के अंदर ही हो सकता था ताकि उसे खोलकर हौज की सफाई की जा सके। ढक्कन खासा चौड़ा था। इमरान ने दोनों हाथ ऊपर किए और फिर उसके हाथ ढक्कन की निचली सतह तक आसानी से पहुंच गए। इसने दोनों हाथों को आहिस्ता से ऊपर उठाया और इसके लिए उसे अपने आप को संभाल कर एड़ियाँ ऊंची करना पड़ी थी। नीचे टाइगर का जिस्म किसी ठोस चट्टान की तरह जमा हुआ था, इसलिए वो एड़ियाँ उठाने के बावजूद नीचे ना गिरा। ढक्कन आहिस्ता से ऊपर उठता चला गया और इमरान अपने इस तरह आहिस्तगी से एक तरफ रख दिया। वो कम से कम आवाज़ पैदा करना चाहता था क्योंकि जाहिर है गुस्लखाने के बाहर डॉन फ्लॉचर मां मशीन गन मौजूद था और अगर वो इस वक्त अंदर जाता तो फिर वो दोनों वाकई हकीर चूहों की तरह मारे जा सकते थे। ढक्कन को इंतहाई आहिस्तगी से एक तरफ खिसका कर रखने के बाद इमरान ने दोनों हाथ ढक्कन के सुराख की साइडों पर जमाए और दूसरे लम्हे वो बाजुओं के बिल सीधा ऊपर को उठता किया। ये वाकई ही सबसे मुश्किल मरहला था, लेकिन फिर जोर सा ऊपर उठने के बाद उसने टांगे मोड़ी और उसके पैर निचले सुराख की साइडों पर टिक गए और इमरान के हाथों पर दबाव ख़त्म हो गया। उसने हाथ सीधे करके अंदर की तरफ सुराख की साइडों पर रखे और दूसरे लम्हे वो उछलकर इस सुराख में से होता हुआ गुस्लखाने के फर्श पर खड़ा हो चुका था। अब टाइगर नीचे खड़ा था, लेकिन जाहिर है बगैर इमरान की मदद के वो ऊपर ना आ सकता था और ना ही फौरी तौर पर इसके ऊपर आने की ज़रूरत थी। इसलिए इमरान उसे नीचे छोड़कर दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर दरवाजे को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दरवाज़ा खासा मोटा था और चौखट में बिल्कुल फिट था, इसलिए कोई आवाज़ दूसरी तरफ ना गई थी। दरवाजे के दरमियान एक गोल चौखटे पे शीशा लगा हुआ था, जैसा कि आमतौर पर बाथरूम्स में लगाया जाता है। ये शीशा खसूसी तौर पर बनाया जाता है जिसमें से अंदर से दूसरी तरफ देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से अंदर बाथरूम में ना देखा जा सकता था। इमरान दबे कदमों आगे बढ़ा और उसने आंखें शीशे से लगा दी। ये खासा बड़ा कमरा था जिसमें सोफे भी थे और एक तरफ बेड भी मौजूद था और कुर्सियां भी रखी हुई थी। एक आदमी सामने नजर आने वाली सीढ़ियों की तरफ रुख किए और बाथरूम की तरफ पुश्त किए कुर्सी पर बैठा हुआ था। मशीन गन उसकी गोद में तिरछी रखी हुई थी। वो कमरे में अकेला था। इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर उसने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी अपने उकम में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उस पूरी तरह उछलकर मुड़ा कि कुर्सी समेत नीचे फर्श पर आ गिरा और मशीन गन एक तरफ जा गिरा। बस अब खड़े हो जाओ डॉन फ्लॉचर उर्फ फुट किंग, तुम्हारी बादशाहत का वक्त ख़त्म हो गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इधर से मगर कैसे? फर्श पर गिरे हुए डॉन फ्लॉचर ने मर जाने की हद तक हैरत भरे लहजे में कहा। तुम तो अपने आप को लकड़ी के बादशाह कहलाते हो और लकड़ी जंगल से आती है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिन्नात ज़्यादातर जंगलों में ही रहते हैं और जिन्नात के लिए ये दीवारें वगैरह कोई हैसियत नहीं रखती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम वाकई ही जिन हो, इंसान नहीं हो, डॉन फ्लॉचर ने हकलाते हुए कहा और फिर उठकर खड़ा होने लगा। लेकिन इसी लम्हे धमाका हुआ और इस बार इमरान को वाकई ही इंतहाई बरकरफ्तारी से छलांग लगाकर एक तरफ हटना पड़ा, वरना गोली उसके पेट में पड़ती। मगर छलांग लगाते ही उसके रिवॉल्वर से एक धमाका हुआ और डॉन फ्लॉचर चीखता हुआ उछलकर दोबारा पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा।
इमरान ने तो गोली इस रिवॉल्वर पर चलाई थी जो जॉन फ्लॉचर ने उठते वक्त ना जाने किस तरह निकाल लिया था, लेकिन इमरान का ट्रिगर दबाते ही डॉन फ्लॉचर दूसरे फायर के लिए घूम गया, इसलिए गोली उसके पेट में घुस गई। छोटा सा पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और डॉन फ्लॉचर फर्श पर इस तरह तड़पने लगा जैसे ज़िबा होती हुई बकरी भड़कती है, और फिर उसके हाथ पर सीधे होते चले गए और वो साकित हो गया। ओह, इतनी आसान मौत! तुम तो मेरे मुल्क की मैशियत तबाह करने आए थे। तुम्हें तो मैंने इबरतनाक मौत मारने का फैसला किया था, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर आगे बढ़कर उसने झुककर उसके दिल पर हाथ रखा तो वो चौंक पड़ा। डॉन फ्लॉचर मरा नहीं था, बेहोश हो गया था, लेकिन उसके जख्म से खून तेजी से बह रहा था। इमरान ने इधर उधर देखा और फिर मेज पर पड़े हुए कपड़े को घसीटकर इसने उसे फाड़कर एक हिस्सा तह करके उसने उसके जख्म पर रखा और दूसरे हिस्से से उसकी कमर के गिर्द अच्छी तरह पट्टी बांध दी। अब उसकी फौरी मौत का खतरा टल गया था। इमरान ने उसके दिल की हरकत चेक कर ली, इसलिए उसे मालूम था कि अभी कई घंटों तक उसे होश नहीं आ सकता। चनाचा वो बाथरूम की तरफ मुड़ा और फिर सुराख में से झांका तो टाइगर इस तरफ नीचे मौजूद था। अरे, कहीं ज्यादा बदबू ने तुम्हें पत्थर का तो नहीं बना कर रख दिया? इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। क्या हुआ इमरान साहब? वो चूहा मारा गया, टाइगर ने इमरान की आवाज सुनते ही चौंक कर कहा। फिलहाल तो जख्मी और बेहोश है, तुम्हें फाटक की तरफ से आओ, मैं तहखाने का रास्ता खोलकर फाटक खोलता हूँ, इमरान ने कहा और फिर वापस इस तहखाने में आया, लेकिन सीढ़ियों की तरफ बढ़ते बढ़ते यकलख्त ठटक कर रुक गया। सामने एक सोफे पर बच्चों के खिलौने जैसा फोन पड़ा हुआ था और इमरान की नजरें इस पर जमी हुई थी। ओह, सुपर फोन, वेरी गुड, ये तो वाकई ही शानदार मसर है। ओ वेरी गुड। इमरान इस तरह फोन की तरफ झपटा जैसे किसी बच्चे को अपना पसंदीदा खिलौना अचानक नजर आ गया हो। उसने फोन को उठाकर गौर से देखा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर बेपनाह मुसरत के आसार उभर आए। सुपर फोन के मुतालिक उसने पढ़ा जरूर था और किताब में उसका खाका और डिजाइन भी उसने देखा था, लेकिन इसका फार्मूला उसे आज तक ना मिला था, वरना इसकी खसूसियत पढ़ने के बाद उसका बड़ा दिल चाह रहा था कि इस फ़ोन का फार्मूला अगर उसे मिल जाए तो ये फ़ोन वाकई ही सीक्रेट सर्विस के लिए इंतहाई काम का था। चूंकि वो इसका डिज़ाइन और खाका देख चुका था, इसलिए उसे देखते ही पहचान लिया था। वो अब तो फार्मूला तो एक तरफ उसे मुकम्मल फ़ोन मिल गया था। वाह, शुक्रिया वुडकिंग साहब, इस शाहाना तोहफे का बेहद शुक्रिया। वाकई ही ऐसा तोहफा बादशाह ही दे सकता है, इमरान ने फर्श पर बेहोश पड़े हुए वुडकिंग की तरफ देखते हुए मुसर्रत भरे लहजे में कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। Like, comment, share, press the bell icon